पिछले क्लास में हमने बात करी थी डिफिनेशन ऑफ पार्टनरशिप के बारे में। अक्सर जो हम लोग बातचीत करते हैं कहीं सुनते हैं पार्टनर पार्टनरशिप पार्टनर पार्टनरशिप, इसका रियल मीनिंग क्या है कॉमर्स में कह लो या फिर अकाउंटेंसी में, हमने पिछले वीडियो में बता दिया। एक बार फिर रिपीट कर देना चाहते हैं कि हमारे यहाँ इस पार्टनरशिप की जो भी एक्टिविटी है, जो बिजनेस है, इसको गवर्निंग करने के लिए एक कानून बना हुआ जिसको हम लोग कहते हैं इंडियन पार्टनरशिप एक्ट 1932। तो जब ये एक्ट बना है तो इसमें कई धाराएं हैं, कई सेक्शन है। तो हम लोग हर सेक्शन तो पढ़ना है नहीं यहाँ पर, उसमें जो खास सेक्शन है उसको हमने कोट कर दिया है। उसमें जो सेक्शन है सेक्शन 4 ऑफ इंडियन पार्टनरशिप एक्ट, तो कैसे डिफाइन करता है, कैसे डिफिनेशन देता है पार्टनरशिप का। तो कहता है कि पार्टनरशिप is the relation between persons, लिखा हुआ भी है, relation between persons who have agreed to share the profit of a business what भी है, of a business carried on by all or any of them acting for all। बहुत क्लियर मीनिंग है इसका। दो तीन बातें निकल कर आती है सामने। एक तो उनके बीच में एग्रीमेंट होना चाहिए, बिजनेस होना चाहिए, बांटने के लिए सहमति होना चाहिए, एटसेट्रा। तो सहमति पर ही जन्म होता है पार्टनरशिप का। इसका मतलब कि पार्टनर या पार्टनरशिप कहने के लिए या कहवाने के लिए बिजनेस का होना बहुत जरूरी है। अगर जहाँ बिजनेस नहीं है, आप बोलते हो किसी को ये मेरा पार्टनर है, ये पार्टनरशिप है, तो वो बिजनेस तो है नहीं। अगर बिजनेस है तो आपस में एग्रीमेंट होना चाहिए, चाहे एग्रीमेंट ओरल हो या फिर लिखित। तो हम आगे बढ़ते हैं इस चीज को। हम बात करते हैं कि जब ये पार्टनरशिप किसी को हम लोग कहेंगे, पार्टनरशिप बिजनेस समझेंगे, तो कोई बिजनेस पार्टनरशिप है या पार्टनरशिप नहीं है। बिजनेस तो मार्केट में बहुत सारे हैं, तो कैसे समझोगे आप कि ये पार्टनरशिप बिजनेस है और ये पार्टनरशिप बिजनेस नहीं है। तो उसके टेस्ट है, अगर उस टेस्ट पर वो बिजनेस खरे उतरता है तो समझ जाना ये पार्टनरशिप बिजनेस है। उसको हम लोग इस टेस्ट को कह सकते हैं फीचर्स ऑन द बेसिस ऑफ डिफिनेशन। देखना बोर्ड पर क्या लिखा है, एसेंशियल फीचर्स, इसको कैरेक्टरिस्टिक्स भी कहते हैं, और कई लोग उसको एसेंशियल एलिमेंट्स ऑफ पार्टनरशिप भी कहते हैं। तो चाहे एलिमेंट्स कह लो या फीचर्स कह लो या कैरेक्टरिस्टिक्स कह लो, ये चीजें, ये जो गुण है, ये जो विशेषताएं हैं जिस बिजनेस में पाई जाएगी, वो सारी विशेषताएं जिसमें होंगी वही पार्टनरशिप बिजनेस है। तो पहला देखिए नंबर 1, किसी को बिजनेस पार्टनरशिप बिजनेस कहलाने के लिए क्या होना जरूरी है, चलिए देखते हैं। तो पहला जो है इसमें नंबर 1 देखिए आप, 2 और मोर पर्सन्स। किसी बिजनेस को पार्टनरशिप बिजनेस होने के लिए जरूरी है कि उसमें कम से कम 2 पर्सन हो, 2 व्यक्ति हो या उससे अधिक हो। तो अधिक कितने होंगे, क्योंकि हमारे यहाँ कंपनीज एक्ट में कुछ बात कही गई है। पार्टनरशिप एक्ट में कितने मैक्सिमम नंबर होंगे ये तो बात नहीं कही गई है। हाँ, एक वर्ड लगा है पर्सन्स, तो जहां भी पर्सन्स वर्ड आएगा, ये 2 भी हो सकते हैं, 3 भी हो सकते हैं, 5 भी हो सकते हैं। तो मिनिमम नंबर के बारे में इंडिकेशन है पर्सन्स जो बोल दिया। अगर 1 पर्सन लगाएंगे तो फिर सिंगुलर नंबर में हो जाता है। तो पर्सन्स वर्ड लगना मीन्स बता रहे हैं कि प्लुरल है, यानी कि 1 से ज्यादा है। ज्यादा क्या होगा, आदमी 2 होगा, तो 2 कम से कम 2 हो सकते हैं या इससे ज्यादा। तो इसमें कह रहा है कि पर्सन कितना होंगे, द मिनिमम नंबर ऑफ पर्सन्स और पार्टनर्स इज 2 होंगे, लेकिन मैक्सिमम कितने होंगे ये बताने के लिए हमारे पार्टनरशिप एक्ट साइलेंट है इस पर। तो फिर हमारे इंडियन कंपनीज एक्ट आ जाते हैं 2013। इसमें कहा गया है कि पार्टनरशिप में जो पार्टनर है उनके अधिकतम संख्या 100 तक हो सकती है, 100 हो सकती है, एक लिमिट दे दिया, सेंट्रल गवर्नमेंट के हाथों में दिया। अब सेंट्रल गवर्नमेंट रूल बनाती है, कंपनीज रूल। तो 2013 कंपनीज एक्ट और 2014 में कंपनीज रूल्स आते हैं। तो कंपनी रूल्स में सरकार ने फिक्स कर दिया पार्टनर्स के मैक्सिमम नंबर 50। तो हमें एग्जामिनेशन पॉइंट ऑफ व्यू से याद रखना है कि किसी बिजनेस को पार्टनरशिप कहने के लिए उसकी जो संख्या है साझेदारों की, वो कम से कम 2 होनी चाहिए और मैक्सिमम 50 होनी चाहिए, 50 होनी चाहिए। और जो पर्सन्स वर्ड है, ये वो पर्सन होने चाहिए जिनको कॉन्ट्रैक्ट करने की क्षमता हो। ये पर्सन वही गिनती में आएंगे यहाँ पर, उनकी संख्या, द पर्सन हु इज कॉम्पिटेंट टू कॉन्ट्रैक्ट एज पर इंडियन कॉन्ट्रैक्ट एक्ट 1872। हमारे यहाँ कॉन्ट्रैक्ट एक्ट भी 1872, उसमें जो डिफाइन किया गया है
कि किस व्यक्ति को कांटेक्ट करने की क्षमता है, वो क्षमता रखने वाला व्यक्ति ही गिनती में आएगा यहाँ पर पर्सन के नाम पर। तो कहते कि कौन है भाई जिसको पर्सन माना जाएगा, जो पार्टनर बन सकता है? तो वे लोग जिनकी उम्र, वे बंदे जिनकी उम्र 18 साल या इससे अधिक हो, वो क्षमता रखते हैं पार्टनर बनने के लिए। वे व्यक्ति जो साउंड माइंड के हो, वो भी क्षमता रखते हैं। वह व्यक्ति जो देश के दुश्मन नहीं हो, शत्रु नहीं हो, वो भी क्षमता रखते हैं यहाँ पर पार्टनर बनने की। वह व्यक्ति जिसको स्पेशली किसी कानून के द्वारा ऐसा कॉन्टेक्ट करने से माना न किया गया हो, तो वो भी क्षमता रखते हैं। तो ये चीज़ें हैं जिनको, ये बातें जिन पर लागू हैं, उनको हम लोग कहेंगे दे हैव कैपेसिटी टू इंटर इनटू एनी एग्रीमेंट, वैलिड एग्रीमेंट। तो वही कर सकते, उनकी गिनती होगी। अगर किसी की उम्र 17 साल है और किसी की उम्र 20 वर्ष, ये दो लोग मिल जाते हैं, तो एक 20 ईयर्स एज वाला है और एक 17 ईयर्स एज वाला है, ये दो मिलकर दो आदमी को पूरा करेंगे तो फिर ये नहीं हो पाएगा, क्योंकि एक बंदा जो है वो 17 साल का है। इसका मतलब ही हैज़ नो कैपेसिटी टू इंटर इनटू एनी वैलिड कॉन्ट्रैक्ट और एग्रीमेंट। वो माइनर है, कानून ने उसको मना कर दिया, 18 साल उम्र नहीं है, तो उसकी गिनती पर्सन में नहीं होगी। हाँ, उसको पार्टनर आप बना सकते हो सिर्फ और सिर्फ बिजनेस के प्रॉफिट में हिस्सा लेने के लिए। अ माइनर कैन टेक बेनिफिट, ए माइनर कैन टेक शेयर इन बेनिफिट ऑफ द बिजनेस, बट ही कांट बी अ लीगल पार्टनर। ऐसा नहीं हो पाएगा क्योंकि वो माइनर है। सिर्फ उसके बेनिफिट में, लाभ में हिस्सेदारी के लिए सब लोग मिलकर एक्सेप्ट कर सकते, वो बात चलेगी। लेकिन जब संख्या की गिनती करनी है कि दो आदमी हो रहे कि नहीं, तो ये संख्या की गिनती उन्हीं लोगों पर लागू होगी जो लोग कॉन्ट्रैक्ट करने या एग्रीमेंट करने के योग्य हो कानून के नज़र में। तो ये बात हो गई। तो कम से कम ये संख्या वाली बात होनी चाहिए। एक बात पूरी हो गई। आगे हम लोग फिर बढ़ाते हैं कि एग्रीमेंट, किसी बिजनेस को पार्टनरशिप कहलाने के लिए दूसरी विशेषता ये है कि ये जो पार्टनर दो या दो से अधिक हो रहे हैं, तो इनके बीच में आपस में एग्रीमेंट भी होना जरूरी है, क्योंकि एग्रीमेंट पर ही जन्म होता है पार्टनरशिप बिजनेस का। इफ देयर इज नो एग्रीमेंट, देयर इज नो कंसेप्ट ऑफ पार्टनरशिप बिजनेस। तो ये होना बहुत ज़रूरी है। हाँ, अलग बात है कि ये जो इनके बीच में जो सहमति है, जो एग्रीमेंट है, ये ओरल भी हो सकता है और लिखित भी हो सकता है। कानून ने दोनों की मान्यता दे रखी है कि आपको अपने बीच में क्या क्या टर्म एंड कंडीशन है, आप ओरल भी रख सकते हो या फिर आप लिखित रूप में कर सकते हो। कानून ने दोनों रास्ते दे रखे हैं। अब अलग बात है कि लिखित होने का अपना कोई फ़ायदा नुकसान होगा और ओरल होने का अपना कोई फ़ायदा नुकसान होगा, फिर कभी बात करेंगे उस पर। बस ये ज़रूरी है कि पार्टनरशिप बिजनेस होने के लिए दूसरा फीचर के रूप में देयर मस्ट बी अ लीगल बिजनेस, अ लॉफुल बिजनेस। अगर किसी कानूनी बिजनेस नहीं है, कानून के नज़र में उचित, अब मान लो आपने बिजनेस तो कर दिया, आपने ऐसा बिजनेस किया जिसमें एग्रीमेंट आपने गलत तरीके से कर दिया है, तो जब गलत किया है तो फिर वो पार्टनरशिप बिजनेस नहीं कहलाएगा। आपके बीच में डिसएग्रीमेंट है, फिर वो नहीं होगा। तो ये दूसरा पॉइंट है आपका एग्रीमेंट। देयर मस्ट बी एग्रीमेंट बिटवीन कॉम्पिटेंट पार्टनर्स। तीसरा है इसमें, वही जब मैं बात कर रहा था बिजनेस, देयर मस्ट बी अ लीगल बिजनेस। देयर मस्ट बी अ लीगल बिजनेस फॉर विच द पार्टनर्स आर एग्री टू ईच अदर एंड टू शेयर द प्रॉफिट। उनके बीच में एक लीगल बिजनेस का होना बहुत ज़रूरी है, जो कानून के नज़र में सही हो, उचित हो। गैर कानूनी बिजनेस नहीं होना चाहिए। अगर बिजनेस नहीं है तो फिर इनकी ये संख्या और ये एग्रीमेंट बेकार हो जाएगा, वो फिर पार्टनरशिप नहीं कहलाएगा, वो हो जाएगा इल्लीगल बिजनेस हो जाएगा। तो ये तीसरा पॉइंट है जो ज़रूरी है, यानी कह सकते हैं कि पार्टनरशिप होने के लिए ये लक्षण बहुत ज़रूरी है। ये लक्षणों में आते हैं। चौथा लक्षण है म्यूचुअल एजेंसी। जो डिफिनेशन कानून में दी गई है धारा 4 में, उसके अनुसार ये बात कही गई है इस बिजनेस के बारे में, कैरिड ऑन बाय ऑल, सभी मिलकर चलाते हैं, ऑपरेट करते हो, या एनी वन ऑफ देम एक्टिंग फॉर ऑल। इसका मतलब क्या है लाइन का,
ये लाइन ये बता रही है कि या तो सब मिलकर काम करते हो या उन सबकी तरफ से कोई एक बंदा काम करता हो, तो वो मानना होगा। जब कोई एक बंदा काम करे इसका मतलब क्या है कि ही इज वर्किंग एज एन एजेंट। और जब कोई एजेंट जैसा काम करता है तो बाकी लोग प्रिंसिपल हो जाते हैं, प्रधान हो जाते हैं। तो एजेंट जो कुछ करता है प्रिंसिपल उसके लिए बाध्य होता है, बाउंड होता है, जिम्मेवार होता है। यानी इसमें एजेंसी के भी गुण है, इसमें एजेंसी वाले फीचर चले आते हैं। यानी हर पार्टनर एक दूसरे के लिए एजेंट है और एक दूसरे के लिए वो प्रिंसिपल भी है। जो काम करेगा, जिस एक बंदे सबने मिलकर चुन लिया वो काम करेगा, वो एजेंट हो जाएगा। तो बाकी पार्टनर क्या होंगे, उस एजेंट के लिए वो प्रिंसिपल हो जाएंगे। तो यही बात है, अगर दो पार्टनर को चुना गया है कि आप दोनों आदमी काम करो, तो ये दोनों एजेंट हो जाएंगे और बाकी लोग क्या हो जाएंगे, प्रिंसिपल हो जाएंगे। तो जो कुछ एजेंट काम करेगा उसके लिए प्रिंसिपल भी बाध्य होगा। तो ये एजेंसी का उसमें क्वालिटी, उसमें गुण चले जाते हैं। इसलिए कहते हैं कि इनका आपस में एक एजेंसी है, यानी एक दूसरे के कार्यों के लिए ये बाध्य हैं, एक दूसरे के किए गए कार्यों के लिए जिम्मेवार हैं, वो भाग नहीं सकते। पांचवा इसका जो फीचर है, जो पांचवा जो क्वालिटी गुण है इसके, वो शेयरिंग प्रॉफिट। ये तो और इम्पोर्टेंट चीज़ है। आप बिजनेस कर लिए, एजेंसी के गुण उसमें आ गया, एग्रीमेंट भी है, संख्या भी कानून के हिसाब से सही है, लेकिन आप कहते हैं कि नहीं, लाभ को नहीं बांटना है। दो पार्टनर हैं, एक ने लाभ ले लिया, दूसरे ने कहा कि आपको नहीं मिलेगा, यानी दूसरे को नहीं बांटा। लाभ बांटने वाली बात जैसे ही खत्म होगी उस बिजनेस का, तो समझ जाना दैट इज नॉट अ पार्टनरशिप बिजनेस, है ही नहीं। यानी पार्टनरशिप बिजनेस कहलाने के लिए ये सारे गुण होने चाहिए। और एक महत्वपूर्ण गुण होना चाहिए कि जो भी उसका प्रॉफिट नेगेटिव हो या पॉजिटिव हो, वो बांटने वाली भी बात होना चाहिए बिटवीन पार्टनर्स। अगर नहीं बांटना है, प्रॉफिट अकेले रख लोगे, तो भैया वो पार्टनरशिप नहीं कहलाएगा। ये भी देखना है। छठा जो गुण है, छठे जो फीचर है पार्टनरशिप का, ये समझना है, अनलिमिटेड लायबिलिटी ऑफ पार्टनर्स। ये बड़ा ज़बरदस्त क्वालिटी है इसमें भाई, कि जो भी पार्टनर हैं इस बिजनेस में, जो भी पार्टनर्स हैं, उनके जो लायबिलिटी है, उनके जो फर्म के प्रति जो लायबिलिटी, वो अनलिमिटेड है। अगर फर्म किसी डेब्ट को, लायबिलिटी को चुकाने के पोजीशन में नहीं है, नहीं चुका पाएगी फर्म, तो उनके पर्सनल एसेट को भी यूज़ किया जा सकता है। वो नहीं बच सकते कि नहीं जी हमारी इतनी पूंजी है, हम इतना परसेंट शेयर लेते हैं, हिस्सा लेते हैं, तो इतना ही परसेंट हम दायित्व चुकाएंगे, बाकी नहीं चुकाएंगे, ऐसा नहीं बोल सकते। यानी अगर फर्म के पास अवेलेबल एसेट नहीं है फर्म को डेब्ट चुकाने के लिए, तो साझेदारों के पर्सनल एसेट का भी इस्तेमाल किया जा सकता है। और वो कितना किया जा सकता है, जितना डेब्ट होगा, तो पहले से मालूम ही नहीं है किस हद तक इस्तेमाल किया जाएगा। इसलिए इनके दायित्व हैं जो अनलिमिटेड कहलाते हैं, क्योंकि ये लोग एक दूसरे के एजेंट हैं और एजेंट द्वारा किए गए कार्यों के लिए प्रिंसिपल जिम्मेवार होता है। एजेंसी क्वालिटी है इसमें। और सातवां जो फीचर है, मैनेजमेंट एंड कंट्रोल। मैनेजमेंट करना है या कंट्रोल करना है तो सभी मिलकर करेंगे, और क्या होगा, जितने पार्टनर हैं ये सब मिलकर बैठकर ऑपरेट करें, कंट्रोल करें, मैनेज करें, या ये सब मिलकर राय कर लें कि किसके द्वारा कंट्रोल किया जाएगा। सबकी सहमति मिल जाती है तो उनमें से एक पार्टनर या फिर दो पार्टनर, जिस पर सहमति बनती है, वो आदमी, वो पार्टनर इसको मैनेज कर सकता है, कंट्रोल कर सकता है, तो ये भी चलेगा। तो ये भी एक फीचर है। जिस बिजनेस में इस तरह की बात नहीं आएगी तो समझ जाना कि वो पार्टनरशिप बिजनेस में नहीं आएगा। एंड द लास्ट पोजीशन, रजिस्ट्रेशन ऑफ द फर्म। जैसे कि हम सब जानते हैं कि पार्टनरशिप को हम लोग कलेक्टिवली कह सकते हैं फर्म। ऑल पार्टनर्स इंडिविजुअली कॉल्ड फर्म। सभी पार्टनर को एक बार बोलना होगा तो हम लोग फर्म वर्ड इस्तेमाल कर सकते हैं। तो फर्म के अपने नाम होते हैं, एक फर्म का नाम रख दिया कुछ ना कुछ। अब देखना ये है कि क्या इस फर्म का पंजीयन कराना आवश्यक है। तो कानून कहता है कि जो पार्टनर से जो फर्म आपकी बनी है, एक नाम है, एड्रेस है, क्या उस फर्म को हम लोग कानून के अंतर्गत रजिस्ट्रेशन करा सकते हैं,
रजिस्ट्रेशन करवाना कंपल्सरी है या ऑप्शनल है, क्या करना। तो कानून कहता है कि आप चाहो तो इसका रजिस्ट्रेशन करवा भी सकते हो, चाहो तो नहीं भी करा सकते हो, यानी ये ऑप्शनल रखा है। अलग बात है कि अगर रजिस्ट्रेशन नहीं कराते हैं तो कुछ नुकसान हो सकते हैं। जैसे अगर कोई डिस्प्यूट हो जाता है, अदालत में मामला पहुंचता है, तो अदालत को प्रूफ चाहिए, डॉक्यूमेंट चाहिए, हम शायद नहीं दे पाएंगे डॉक्यूमेंट, इसलिए मामला गड़बड़ हो जाएगा। अगर हमारे पास रजिस्टर्ड फॉर्म की बात होगी, हमारे पास लीगल डॉक्यूमेंट्स अवेलेबल होते हैं, उस डॉक्यूमेंट के बिना पर अदालत में हम किसी भी डिस्प्यूट को अच्छा से सेटलमेंट करा सकते हैं, क्योंकि डॉक्यूमेंट चाहिए जो रजिस्ट्रेशन के केस में ही मिल सकता है आपको। इस प्रकार रजिस्ट्रेशन करवाने या ना करवाने का अपने अलग फ़ायदे नुकसान हैं। बहरहाल इतना है कि ऐसे बिजनेस को आप चाहें तो पार्टनरशिप फर्म के जो रजिस्ट्रार हैं, फर्म के जो रजिस्ट्रार होते हैं, उनसे रजिस्ट्रेशन करवा भी सकते हैं, और नहीं चाहे तो नहीं भी करा सकते हैं। तो इस तरह के हमारे 1 to 8 पॉइंट हो गए पार्टनरशिप फर्म के एलिमेंट्स कह लो, फीचर्स कह लो, या कैरेक्टरिस्टिक्स कह लो। कई ऑथर्स ने इस फीचर को संख्या 1 से लेकर 5 तक लिखा है, कईयों ने 6 तक लिखा है। इन सबको मिलाकर हमने बता दिया कि 1 से लेकर के 8 तक आप लिखोगे, एग्जाम में आपको पूरे नंबर मिलेंगे। थैंक यू। ओके, जय हिंद।